जी गुड आफ्टरनून। जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट कर दो फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे। बताइए फटाफट। जो लोग भी लाइव हैं एक बार कमेंट कर दीजिए। ये है आपका लास्ट टॉपिक जो मैंने करवा रखा है आप लोगों को। एक बार फटाफट कमेंट कीजिए जो लोग भी लाइव हैं। राहुल, वेरी गुड आफ्टरनून। हम आज पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, कैसे भारत में आई, किस तरीके से काम किया। ठीक है, चलिए जी करें स्टार्ट। फटाफट बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं हम आगे। करें, क्लास नहीं चल रही है? चल तो रही है क्लास, सबको दिख रहा हूं ना मैं? देखिए जी, आज हम पढ़ेंगे कि एक बार तो बताओ फटाफट, क्लास सही चल रही है क्या? आज हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आती है। जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है उस समय का जो भारत था, उस समय के जो हालात थे, एक बार हम उसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। जब कंपनी का भारत में आगमन होगा, दिल्ली में मुगलों का राज था। जैसे अकबर 1556 से लेके 1605 और जहांगीर 1605 से लेके 1627। ठीक है, एक मिनट देखिए जी। हाँ, दिल्ली में चल रहा था मुगलों का राज, अकबर और जहांगीर। इसी समय अब हम चलते हैं एक बार ब्रिटेन, कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, कैसे कंपनी भारत में पहुंचती है। ठीक है, मैंने ये बताया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आएगी उस वक्त भारत में क्या चल रहा था। ठीक है, देखिए जी, अब हम चलते हैं ब्रिटेन। उस समय ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि 1559 से लेके 1603 तक ब्रिटेन की रानी रही थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के पास कुछ व्यापारी यानी मर्चेंट, कुछ मर्चेंट यानी व्यापारी, बिजनेसमैन इकट्ठे होकर के गए, एक दल। कंपनी बनाने का इनका टारगेट पहले से ही था, बस ये था कि कैसे भी रानी मैडम परमिशन दे दे कि हम इंडिया में जाकर के व्यापार करें। तब इन लोगों ने मैडम को अपना प्रपोजल समझाया कि हम एक कंपनी बनाएंगे जिसका नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में जाकर के, ईस्ट में जाकर के व्यापार करेगी। और मैडम अगर आप परमिशन देते हो तो इतना ज़्यादा बेनिफिट आप लोग, हम जो है आपको देंगे। तब मैडम ने परमिशन दे दी और फाइनली 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई।
31 दिसंबर 1600 में। अब क्योंकि ये कंपनी है तो कंपनी के अंदर सारा सिस्टम होगा। इस कंपनी के अंदर छोटी मोटी पोस्ट भी होंगी, क्लर्क वगैरह भी होंगे, बड़ी पोस्ट भी होगी, ऑफिसर भी होंगे, और इन सब के ऊपर जो होगा कंपनी का वो कहलाएगा गवर्नर। इस तरीके से पूरी एक कंपनी बन गई और उस गवर्नर को चलाएंगे 24 लोग, जिन्हें कहा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के जो मालिक हैं, और ये फिर रानी एलिजाबेथ के नीचे होंगे, ठीक है। तो जी कंपनी बन गई है, और अब कंपनी को बनने के बाद, परमिशन मिलने के बाद, एलिजाबेथ ने जो परमिशन दी, का ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें 15 साल का चार्टर देती हूं। 15 साल का एक चार्टर दिया, एक फॉर्मा बना करके दिया कि 15 साल इंडिया में कोई और कंपनी तुम्हारे पीछे नहीं आएगी अपने देश से, मैं तुम्हें मोनोपोली देती हूं 15 साल की, 15 साल तक जाकर के व्यापार करो। अब कंपनी को भारत आते आते लग गया जी टाइम। ईस्ट इंडिया कंपनी की जिस वक्त स्थापना हुई उस वक्त भारत का राजा कौन था? अकबर था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर आते आते समय लग गया और कंपनी पहुंची भारत में 1606 में। अकबर की डेथ हो चुकी थी, जहांगीर गद्दी पे था। ये बात समझने की है। जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय था अकबर, जिस वक्त कंपनी भारत में पहुंची उस वक्त था जहांगीर। जहांगीर किस समय तक आई? कंपनी ने यहां आकर के देखा, जब कंपनी यहां पहुंची तो देखा यहां तो पहले से ही पुर्तगाली, डच, ये लोग व्यापार कर रहे हैं। हमें अगर लंबा चलना है तो मुगलों से परमिशन लेनी पड़ेगी। मुगल बादशाह की बहुत सारी पाबंदियां थी जो कि कंपनी वालों को काम करने नहीं दे रही थी। जैसे कंपनी ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की कोशिश की सूरत में, नहीं चल पाए, वो बात नहीं बन पाई बिना परमिशन के। तब कंपनी के मालिकों ने ब्रिटेन में संदेश भेजा। अब देखो ब्रिटेन में भी सत्ता बदल चुकी है। 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है और ब्रिटेन के अगले राजा बन चुके हैं जेम्स फर्स्ट। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए जी, अगले राजा बन चुके हैं जेम्स फर्स्ट। एक बार मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। आप या तो इसका जो स्क्रीनशॉट तो नहीं, आप नोट कर लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है, कीजिएगा इसको नोट। अब कंपनी इंडिया में आ चुकी है, परमिशन लेके आई है। इंडिया में भी परमिशन चाहिए। हो गया होगा ना? पूरी की पूरी कंपनी, पूरा सिस्टम, क्लर्क होंगे, ऑफिसर होंगे, सबसे ऊपर होगा गवर्नर। गवर्नर को 24 लोग जो मालिक हैं वो ब्रिटेन में ही बैठे हैं। उन्होंने भेजी अपनी कंपनी प्रॉपर, इंडिया में जाओ व्यापार करो, ठीक है। देखिए जी आगे, जो लोग बाद में इसको रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो स्किप कर लेंगे यहां थोड़ा सा। चलिए आगे। अब देखिए जी, अब ब्रिटेन में भी सत्ता बदल चुकी है और हिंदुस्तान में भी सत्ता बदल चुकी है। हिंदुस्तान में मुगल बादशाह जहांगीर, बहुत बड़ा शराबी, बड़ा खतरनाक आदमी, 1605 से लेके 1627 तक ब्रिटेन में अब सत्ता बदली और बने जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट 1603 में बन गए, 1625 तक रहेंगे ब्रिटेन के राजकुमार, ठीक है। जेम्स फर्स्ट यहां पे थे। तो जी ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था जी यहां मुगल बादशाह से जब तक परमिशन नहीं लेंगे बात बनेगी नहीं। कंपनी के लोगों ने ब्रिटेन में भेजा संदेश, साहब जहांगीर से बात करो आप, हमें तो व्यापार नहीं मिलेगा, ऐसे परमिशन नहीं मिलेगी। तब
जेम्स फर्स्ट ने अपना एक बंदा भेजा जहांगीर के दरबार में। ये पहला अंग्रेज है जो कि मुगल दरबार में पहुंचा। नाम है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आया और आकर के इसने अकबर की तारीफ कर दी। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान कहा, लेकिन सिर्फ तारीफ कर देने से जहांगीर को खुश थोड़ी ना कर देगा। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान कहा, परमिशन नहीं दी। फिर इन लोगों ने संदेश भेजा, साहब परमिशन नहीं मिली। तब जेम्स प्रथम ने कहा चिंता मत करो, जहांगीर को मैं पटा लूंगा। दूसरे बंदे को भेजा, टॉमस रो को। 1615 में मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज। इसने आकर के जहांगीर के लिए ऐसा प्रबंध कर दिया, जहांगीर के लिए इतना सिस्टम कर दिया, नई नई शराब, नया नया सिस्टम, नए नए ब्रांड, खातिरदारी इतनी कर दी कि जहांगीर खुश हो गया और परमिशन दे दी। जहांगीर ने कहा ठीक है, तुम जैसा भी है, जितना भी है व्यापार करो, बस टैक्स दो। इंडिया में मुगलों से परमिशन मिल गई है। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस, मुगल दरबार में आज्ञा पाने वाला पहला अंग्रेज टॉमस रो। वैसे आने वाला ये दूसरा अंग्रेज था। टॉमस रो को परमिशन मिली। उसके बाद जहांगीर ने राजा ब्रिटेन के राजा को पत्र भी लिखा था। ये पत्र भी गूगल पे आपको मिल जाएगा। इस पत्र में लिखा था, साहब ऐसा है, खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बड़ा बढ़िया लग रहा है आप लोगों के जो ब्रांड नए नए भेज रहे हो आप लोग, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यहां मैं इनको कमी नहीं आने दूंगा। मतलब ऐसे रिलेशन हो गए थे जेम्स प्रथम के और जहांगीर के। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का फोकस था कि ये अपनी कोठी स्थापित करें, फैक्ट्री लगाएं। फैक्ट्री में क्या करते थे लोग, इन लोगों को अपनी जो फैक्ट्री लगानी होती थी, यहां से रेशम, काली मिर्च, मसाले, ये सब स्टोर करके रखते। इन सब को ब्रिटेन भेजते, ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट आता यहां पर बेचते। मतलब इंडिया से ब्रिटेन, ब्रिटेन से इंडिया लाने के लिए जो बीच में सिस्टम रखा जाता था, ये फैक्ट्री में रखा जाता था। और इस फैक्ट्री को ही संभालते थे सब कंपनी के लोग, गवर्नर वगैरह, पूरा सिस्टम बना करके। ये फैक्ट्री कम किले ज्यादा लगते थे, बड़े बड़े ऑफिस, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा परमिशन मिल गई, लगातार फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगाएं। देखा ये भी बिजी है, ये रूट भी बिजी है। तब कंपनी की निगाहें थी, छोटी मोटी फैक्ट्री तो हम लगा लेंगे, लगभग 30-35 फैक्ट्री पूरे देश में लगाई। लेकिन कंपनी की निगाहें थी कि तीनों ओर का समंदर हम घेर लें। इसलिए भारत के 3 बड़े बंदरगाहों पे कब्जा कर लिया कंपनी ने। फैक्ट्री छोटी छोटी लगाई, लेकिन 3 बड़ी बड़ी फैक्ट्री तीनों बड़े बंदरगाहों पे लगाई। और वो तीनों बंदरगाह मद्रास, कोलकाता और मुंबई को कैसे जो है कंपनी ने कब्जे में लिया, अब हम वो देखेंगे। आप लोग यहां तक का नोट कीजिएगा। विलियम हॉकिंस 1615, यहां तक का आप लोग नोट कीजिएगा फटाफट। कंपनी बन चुकी है, इंडिया में आ चुकी है, और अब परमिशन मिल गई, फैक्ट्री लगाएंगे। 3 बड़ी बड़ी बंदरगाहों पे कब्जा करना है बस अब तो, ठीक है। अब जैसे जैसे शाहजहां आएगा, औरंगजेब आएगा, बस आगे बढ़ता जाएगा सिस्टम मुगलों का। परमिशन एक बार मिल चुकी है, कंपनी अपना विस्तार करती जाएगी बस। अब देखिए जी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन पाने के बाद सोचा कि भारत के जो बड़े बड़े 3 बंदरगाह है, हालांकि उस समय ये इतने फेमस नहीं थे, लेकिन लोकेशन जबरदस्त जो है डिसाइड की। एक यहां पे, एक यहां पे, और एक यहां पे। सबसे पहली जो लोकेशन है, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जे में लिया 1639 में मद्रास को। मद्रास
बीजापुर के राजाओं से लिया। बीजापुर के राजाओं से मद्रास ले लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आया बॉम्बे। बॉम्बे के लिए सीन क्या होता है, अब ब्रिटेन में भी सिस्टम बदल चुका था। अब ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स सेकंड, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सेकंड, और इनका विवाह हो गया पुर्तगाल की राजकुमारी से। 1661 में, ये 60 में ही गद्दी पे बैठे थे। जो जेम्स सेकंड था, जेम्स सेकंड 25 में डेथ हो गई थी, उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट और अब चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड का विवाह हुआ कैथरीन से, और कैथरीन पुर्तगाल के थे, और पुर्तगालियों का भारत में पूरे के पूरे पश्चिमी घाट पे कब्जा था। तब कैथरीन और चार्ल्स के विवाह में चार्ल्स को बॉम्बे दहेज में मिला था। लड़का ब्रिटेन का, लड़की पुर्तगाल की। बंबई वालों को पता भी नहीं चला कि हम दहेज में चले गए, ठीक है। दहेज में बंबई मिला। तब चार्ल्स सेकंड ने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि बॉम्बे तो अपने पास है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में रेंट पे दे दिया बॉम्बे। कंपनी के पास बॉम्बे आया 1668 में, बच गया कलकत्ता। कलकत्ता 1690 में औरंगजेब को लालच देकर औरंगजेब से लिया। अब कंपनी धीरे धीरे पूरे इंडिया में छोटी मोटी फैक्ट्री तो लगा ही चुकी थी, लेकिन मेन बड़े जो किले थे इनके वो यहां पर बने। एक मद्रास का किला बना, एक बॉम्बे कास्टल बना, और मेन कलकत्ता में इनका सबसे बड़ा, जिसका नाम है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो किला है वो कलकत्ता में इन लोगों का बना। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। कर लीजिएगा इसको नोट। कंपनी धीरे धीरे कैसे ग्रोथ करती है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद सारी वही चीजें होंगी। औरंगजेब के मरने के बाद मुगलों का पतन, अब कंपनी आगे विस्तार कर लेगी। ये अब तक जो मैंने आपको बताई ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बनी कैसे, स्थापना, और इंडिया में आई कैसे, और पांव कैसे जमाए। अब इसको लिखिए आराम से, बिल्कुल।
सबने कर लिया ना नोट? समझ में आ गई बात सबको? अब आगे देखिए जी, अब सिस्टम होता है शुरू। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है जी। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। औरंगजेब के मरने के बाद मुगलों का पतन होता है। 1718 में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान मिलता है, कंपनी टैक्स फ्री। अब ज्यादा पैसे छापने शुरू कर दिए। सुनो मेरी बात, मुर्शिद कुली खां जो है, मुर्शिद कुली खां, वो मुगलों को 2 करोड़ रुपए भेजता था, तो बंगाल उसका था। अली वर्दी खां पहला स्वतंत्र नवाब, मैंने लिखा है पहला नवाब नहीं लिखा, स्वतंत्र नवाब, पूरी तरह से बंगाल को अलग कर चुका था। शाही फरमान में टैक्स फ्री हो गई ना कंपनी। अब क्या है, पैसे छापेगी। फिर क्या हुआ, 1757 बैटल ऑफ प्लासी में कंपनी की नीयत बदल गई। अब तक तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, अब पॉलिटिकल कंपनी बनेगी। 1757 के बाद इंडिया में कंपनी एक पॉलिटिकल बॉडी बन गई है। और 1764 बैटल ऑफ बक्सर में तीन शक्तियों को हरा करके कंपनी काफी पावरफुल बन गई। और उसके बाद अब 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलेगा। अब हम पढ़ेंगे कंपनी के सही शुरुआत यहां से हुई है, पॉलिटिकल बॉडी बनी है तो मतलब यहां राज करेगी। 1757 से लेकर 1857 तक कंपनी में जो सिस्टम चलेगा, कैसे चलेगा, वो गवर्नर से चलेगा। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं गवर्नर के बारे में। अगली बात समझ में? कर लिया सबने नोट? बताइए। नोट कर लिया सबने? यार कमेंट क्यों नहीं कर रहे आप लोग? कमेंट कीजिए फटाफट, कीजिए कमेंट। अब देखिए जी आगे, आगे देखिए। अब जब 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नींव डाल दी थी, तो उस वक्त शुरुआत बंगाल से होती है, पूरे देश पे तो राज एकदम से नहीं कर पाएगी। बंगाल में होते थे नवाब,
अब नवाब के साथ साथ थोड़ी बहुत पावर कंपनी के गवर्नर को भी दे दी गई। तो बंगाल में पहली बार डायआर्की सिस्टम लागू हुआ, यानी कि द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन का मतलब है जहां पे दो बॉडी काम कर रही हो, दो बॉडी राज कर रही हो, ठीक है। अब जो द्वैध शासन शुरू हुआ है, यानी कंपनी की राज करने की शुरुआत अब शुरू हुई है। 1857 तक कंपनी इतना विस्तार कर लेगी, पूरे देश पे राज करेंगे इसके गवर्नर। तो ये गवर्नर जनरल का जो सिलसिला है ये दो भागों में होगा। एक तो कौन सा गवर्नर क्या करवाता है, और एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन पहला या आखिरी गवर्नर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक बार सिर्फ ये पॉइंट लिखिए, डायआर्की, डायआर्की यानी कि द्वैध शासन, द्वैध शासन। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल में, जो कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, पहला या आखिरी, ठीक है। फटाफट बताइए मुझे कमेंट करके, फटाफट। बताइए जी कमेंट करके फटाफट। चलिए अब हम देखते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन गवर्नर जनरल के बारे में, पहला कौन, आखिरी कौन। आमतौर पे बहुत बार आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, इंडिया का पहला, इंडिया का लास्ट। ये क्वेश्चन बड़ा दिमाग खराब करने वाला होता है, ठीक है। देखिए जी, इसको सोल्व करने के लिए पहले हम कुछ चीजें देखते हैं। 1757, 1773, 1833 और 1858, 1947। ये 5 डेट ऐसी हैं जिनमें आपको ये बात कवर होगी कि कौन सा गवर्नर पहला या आखिरी था, ठीक है। पहले और आखिरी के दम पे टोटल लगभग 14 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, और वो 15 क्वेश्चन आसान नहीं है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन पेपर में आता है। देखिए जी, 1757 में एक पद शुरू हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल। 1757 में एक पद स्टार्ट हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल। 1773 में इसी पद का प्रमोशन हो गया और यह बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 में इसी का नाम हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का गवर्नर जनरल। 1858 तक चलते चलते इस पद का नाम हो गया वायसराय ऑफ इंडिया, और आजादी के बाद फिर बने स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। अब ये पोस्ट समय समय पर बदली है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखिए यहां पे मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, यहां पर कुछ नाम आपके सामने में लिख रहा हूं। जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल के सामने मैंने लिखा रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सामने लिखा मैंने वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के सामने मैंने लिखा लॉर्ड विलियम बेंटिक। वायसराय ऑफ इंडिया के सामने मैंने लिखा लॉर्ड कैनिंग, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने मैंने लिखा माउंटबेटन। अब देखो मैंने आप लोगों के सामने कुछ नाम लिखे हैं, यही होंगे सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर। समझ में आई मेरी बात? देखिए जी, गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब शुरू हुए तो उस वक्त वारेन हेस्टिंग था। उसके बाद जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया शुरू हुए उस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक था।
गवर्नर वायसराय ऑफ इंडिया का पद जब शुरू हुआ तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था, और जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त माउंटबेटन था। अब इन्हीं में से नाम तो है सिर्फ 5, क्वेश्चन बनेंगे 14। वो कैसे बनेंगे? मैं आप लोगों को 14 के 14 क्वेश्चन लिख करके बताऊंगा, आप लोग उनके आंसर खुद देख लेंगे। बस एक बात याद रखना, कैसे? अब मान लीजिए रॉबर्ट क्लाइव बने हैं, ठीक है, जैसे वारेन हेस्टिंग है, ये 1772 में बने थे। अब 4-5 साल तो अपने पद पे रहेंगे। अगले ही साल 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट ने इसका पद कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये बंगाल के आखिरी गवर्नर हुए, और यही नए पद के हिसाब से पहले गवर्नर जनरल हुए। ऐसे ही विलियम बेंटिक आखिरी गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और भारत के पहले थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे। माउंटबेटन आखिरी वायसराय थे और आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल यही थे। यानी जब पद चेंज हुआ उस वक्त जो बंदा था वो पिछले पद का आखिरी और नए पद का पहला। अब बनेंगे वो 14 क्वेश्चन। एक बार आप लोग फटाफट इनको नोट करें, उसके बाद मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं वो 14 क्वेश्चन आप लोगों को जो हमेशा हमेशा परेशान करते हैं। बताइए जी, कोई दिक्कत हो अगर किसी को, फटाफट बताएं कमेंट करके। कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए अब मैं आप लोगों के सामने वो 14 क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? देखिए जी, पहला, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। यह है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। दूसरा, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तीसरा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर थे और अब गवर्नर जनरल। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये 6 क्वेश्चन तो बड़े आसान हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ये हो गए जी 8 क्वेश्चन। ये तो टू द पॉइंट है। अगर आप लोगों ने वो चीज कर रखी होगी 1757, 1833, तो उस हिसाब से आप लोग इनके आंसर कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं अगले क्वेश्चन लिखवाता हूं जो इसके बाद वाले अगले स्लाइड पे, आप लोग बाद में नोट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी 9वां क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी आजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक बात है जी। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल, सही बात है। देखिए जी
11वां क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी के बाद पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल। और 14वां क्वेश्चन, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखिए, देखने में सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, 14 के 14 क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन आंसर अलग अलग होगा। चलिए देखते हैं, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव बता रखा है। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। समझ में आ गई बात? आगे चलिए, देखिए यहां पर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल आजादी के बाद बना था माउंटबेटन। आखिरी गवर्नर जनरल कौन बना था? CR चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य, लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आजादी के बाद माउंटबेटन, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माउंटबेटन। ये मैंने आप लोगों को 15 के 15 सवालों के जवाब लिखवा दिए हैं। सिंपल सी बात है, शुरू के जो ये 8 क्वेश्चन है इनका जवाब तो सीधा सा है कि भाई 1757 में गवर्नर बनते थे, 1773 में गवर्नर जनरल बनने शुरू हो गए बंगाल के, 1833 में इंडिया के शुरू हो गए, 1858 में वायसराय शुरू हो गए, 1947 में इंडिपेंडेंट इंडिया जुड़ जाएगा शब्द, ये तो वही है। आगे देखिए, ये सारे के सारे 9 से लेकर 14 तक के जो क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंट इंडिया के हैं। और आप सबको पता है 1947 से लेकर 1950 तक केवल 2 ही बंदे रहे, पहले माउंटबेटन और फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अब देखिए सिंपल बात, क्या सिंपल बात, आजादी के बाद पहला माउंटबेटन, आखिरी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, पहला ब्रिटिश माउंटबेटन, आखिरी ब्रिटिश माउंटबेटन, पहला इंडियन माउंटबेटन आजादी के बाद, आखिरी इंडियन सॉरी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। सुनिए मेरी बात, अगर क्वेश्चन में लिखा हो स्वतंत्र भारत तो 1947 के बाद का है, पहला या आखिरी सिंपल, पहला माउंटबेटन आखिरी चक्रवर्ती। अगर क्वेश्चन में लिख रखा हो स्वतंत्र और ब्रिटिश मेंशन कर रखा हो तो पहला या आखिरी माउंटबेटन होगा। अगर क्वेश्चन में लिख रखा हो स्वतंत्र, गवर्नर जनरल पूछ रखा हो और मेंशन कर रखा हो इंडियन, चाहे पहला हो चाहे आखिरी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य होगा। ये टॉपिक, ये कंफ्यूजन समाप्त। बताइए मुझे, क्या कह रहे हो आप? ज्वाइन कर लिया मतलब? एक मिनट कोमल, आपकी कमेंट देखी नहीं मैंने। कि HSSC SSC बेस्ड क्विज होगी टेलीग्राम पे? हाँ कर देंगे टेलीग्राम पे क्विज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब देखो गला बिल्कुल फट चुका है। 14 के 14 क्वेश्चन लिखो, आप लोग लिखने हैं, नॉन स्टॉप बोला हूं मैं। इस सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को लिखने हैं और लिखते लिखते आपको, अच्छा पिछली स्लाइड ये लीजिए जी। नॉन स्टॉप 35 मिनट बोला हूं, मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है। बताइए जरा। हाँ बिल्कुल बता देंगे जी, ठीक है। सारी की सारी स्लाइड आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ना। देखिए जो मैंने आप लोगों को करवाया है टॉपिक, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आई, ये सारा का सारा, कैसे रानी एलिजाबेथ ने परमिशन दी इंडिया में व्यापार करने के लिए, ये क्लर्क वगैरह सब इकट्ठे होकर के गए, कंपनी बनाई, ठीक है। सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिखिए जी इनको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो चीजें ऐसी है, कंपनी ने राज करना तो शुरू कर दिया। ये मैंने आपको बताया 1757 से लेके 1857 तक, पूरे 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी राज करेगी, है ना। अब वो राज करेगी, यहां पे गवर्नर बनते जाएंगे इनके, और पूरे देश को समेटती जाएगी कंपनी। 1857 तक बुरा हाल कर देगी, परेशान कर देगी। ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसी कंपनी को शुरू में तो व्यापार के हिसाब से भेजा था, क्योंकि कंपनी राज कर रही है, तो समय समय पर कुछ चार्टर भेजे थे, समय समय पर कुछ चार्टर भारत में भेजे थे। तो जो हमारी अगली क्लास होगी ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी चार्टर। ब्रिटेन की सरकार ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो चार्टर एक्ट भेजे थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था, चार्टर एक्ट थे, वो सारे के सारे चार्टर एक्ट हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे चार्टर एक्ट। कोई दिक्कत किसी को? बताइए, है दिक्कत? बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वहीं से बन करके आते थे सब चार्टर, ठीक है, वही लोग भेजते थे। गवर्नर तो बस एक नौकरी कर रहा है यहाँ पे, उसको चलाने वाले वो लोग मालिक हैं, ठीक है। तो जो चार्टर एक्ट हैं सारे के सारे पेपर में आते हैं जी, और इस तरीके से याद करवाऊंगा कि भूलोगे नहीं, ठीक है। फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन है क्या सर, आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है, और वो भी ब्रिटिश। ये मेंशन करना पड़ेगा आप लोगों को। है कोई दिक्कत? नहीं है ना कोई दिक्कत? टाइम क्या हो गया क्लास का? 45 मिनट। तो भाई ठीक है, फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट को लेकर के। तब तक के थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।